नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से स्थानीय वस्तुओं के साथ दीपावली मनाने की अपील। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर बढ़कर 92.56% हुई। बिहार में विधानसभा चुनाव के वोटों की कल होने वाली गिनती के लिए व्यापक प्रबंध किए गए और 15वें वित्त आयोग ने 2021-26 की रिपोर्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपी। दोपहर समाचार में मुकेश कुमार के साथ मैं कनकलता। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों का आह्वान किया है कि वे इस बार की दीपावली स्थानीय वस्तुओं से ही मनाएं और कहा है कि इस बार की दीपावली को पूरी तरह स्थानीय उत्पादों का उपयोग करके मनाना हमारा संकल्प और दायित्व है। आजकल आप देख रहे हैं लोकल के लिए वोकल, वोकल फॉर लोकल, इसके साथ ही लोकल फॉर दिवाली, इसके मंत्र को, इसकी गूंज चारों तरफ अब सुनाई देने लगी है। मेरा बनारस के लोगों से भी और देशवासियों से भी मेरा कहना है, लोकल फॉर दिवाली को खूब प्रमोट करें, खूब प्रचार करें। हर एक व्यक्ति जब गर्व के साथ लोकल सामान खरीदेगा, लोकल की चर्चा करेगा, लोकल प्रोडक्ट का गौरव करेगा, नए नए लोगों तक ये बात पहुंचाएगा कि हमारे लोकल प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, कितने शानदार है, किस तरह हमारी पहचान है, तो ये बातें दूर दूर तक जाएगी। प्रधानमंत्री ने अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुल 614 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दिवाली पर स्थानीय उत्पादों की खरीद और उन्हें बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जब सभी लोग स्थानीय उत्पादों और उनकी गुणवत्ता की तारीफ करने लगेंगे तो इसका असर औरों पर भी पड़ेगा और इन वस्तुओं को बनाने वाले भी इससे लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे समूचे स्थानीय अर्थव्यवस्था में नई चेतना का संचार होगा। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में 30 विकास परियोजनाओं में से अनेक का उद्घाटन किया और कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। स्थानीय लोगों को उन्हीं की भाषा में संबोधित करने की अपनी अनोखी शैली के अनुसार बनारसी अंदाज में पूर्वांचल के किसानों को धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के बावजूद किसानों ने अपने खेतों में भरपूर फसल पैदा की है। श्री मोदी ने कहा कि वाराणसी में जो विकास परियोजनाएं चल रही हैं, उनके अंतर्गत शहर और लोगों के जीवन के हर पहलू का ध्यान रखा जा रहा है। मां गंगा की स्वच्छता से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर पर्यटन तक, बिजली से लेकर युवाओं के लिए खेलकूद तक और किसान से लेकर गांव गरीब तक, हर क्षेत्र में बनारस विकास की नई गति प्राप्त किए हुए है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वाराणसी में स्वास्थ्य के क्षेत्र में शानदार कार्य हुआ है। उन्होंने कहा कि वाराणसी न केवल उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का बल्कि देश में चिकित्सा सुविधाओं का केंद्र भी बन गया है। पिछले 6 वर्षों में हुए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वाराणसी के कायाकल्प से पूर्वांचल के लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में फायदा मिला है। अब उन्हें छोटे मोटे कार्यों के लिए दिल्ली और मुंबई नहीं जाना पड़ता। हाल ही में बनाए गए कृषि से संबंधित कानूनों का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इससे किसानों को बिचौलियों से बचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से रेहड़ी पटरी और फेरी वालों को कोरोना महामारी की मुसीबतों से छुटकारा दिलाने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संपत्ति कार्ड योजना से गांवों में जमीन जायदाद संबंधी कई विवादों का समाधान करने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने इन परियोजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। प्रधानमंत्री ने जानी मानी बास्केटबॉल खिलाड़ी
प्रशांति सिंह से बातचीत करते हुए कहा कि काशी के लोगों को चुनौतियों को अवसरों में बदलना आता है। उन्होंने कहा कि संपूर्णानंद स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए आवास सुविधाओं के विकास से काशी के लोगों और खिलाड़ियों को खेल सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होंगी। जब स्पोर्ट्स से जुड़े हुए खिलाड़ी, कोचेज ये जो सुझाव देते हैं, उससे जो चीजें बनती हैं वो सच्चे अर्थ में काम आती है। और आपने देखा होगा कि मैं लगातार खेल जगत से जुड़े लोगों से उनके अनुभव सुनता रहता हूं, उनकी जानकारियां लेता रहता हूं और फिर उनको कहीं कहीं ढालने की कोशिश भी करता हूं। लेकिन आपने जो सुझाव दिया है उस पर जरूर शासन भी विचार करेगा और खेल जगत में बनारस हर प्रकार से प्रगति करे। बनारस की युवा पीढ़ी के जहन के अंदर खेल, और जब खेल होता है, स्पोर्ट्स होता है, तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होता है और वो स्पिरिट जो है वो बहुत बड़ी ताकत होता है। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के एक कारोबारी विपिन कुमार अग्रवाल से बातचीत की और उनसे अपने औद्योगिक परिसरों में स्वच्छता बनाए रखने तथा श्रमिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन परियोजनाओं को काशी के लोगों को प्रधानमंत्री की ओर से दीपावली से पहले का उपहार बताया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने अब तक वाराणसी के अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं दी हैं। काशी वासियों को दी जाने वाली इस सौगात के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। काशी की पुरातन काया को एक नए कलेवर के साथ वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए पिछले 6 वर्षों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो भी विकास की योजनाएं अलग अलग क्षेत्रों में वहां पर प्रारंभ हुई, आज उसने काशी को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाई है। श्री योगी ने कहा कि इस समय काशी में 8,900 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न परियोजनाओं का कार्य चल रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज 200 करोड़ की अन्य परियोजनाएं भी पूरी होकर लोकार्पण के लिए तैयार थीं, लेकिन शहर में स्नातक विधान परिषद चुनाव की वजह से इनका लोकार्पण नहीं किया जा सका। इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी स्थित दीनदयाल हस्तकला संकुल में मौजूद लगभग 1,500 लोगों ने भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के सजीव प्रसारण के लिए कई स्थानों पर बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन 16 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, उनमें सारनाथ में लाइट एंड साउंड शो भी शामिल है, जो देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण साबित होगा। लोकार्पण के साथ ही आज शाम 7:15 बजे यहाँ पहला लाइट एंड साउंड शो पेश किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रधानमंत्री ने जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें सारनाथ लाइट एंड साउंड शो, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल, रामनगर का उच्चीकरण, सीवरेज लाइनों से संबंधित कार्य, गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए बुनियादी ढांचा सुविधाओं का निर्माण, बहुउद्देशीय बीज गोदाम, 100 मीट्रिक टन क्षमता वाला कृषि उत्पाद भंडार, समन्वित विद्युत विकास योजना के द्वितीय चरण, संपूर्णानंद स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए आवासीय परिसर, वाराणसी शहर में स्मार्ट लाइटों से संबंधित कार्य, 105 आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना और 102 गौ आश्रय केंद्रों का निर्माण शामिल है। आज जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई उनमें दशाश्वमेध घाट और खिड़किया घाट परियोजनाएं, गिरजा देवी संस्कृत संकुल में बहुउद्देशीय हॉल के उच्चीकरण की परियोजना, बेनियाबाग पार्क में पार्किंग सुविधा का विकास, प्रादेशिक सशस्त्र बल पीएसी की बैरकों का निर्माण और सड़कों तथा पर्यटन स्थलों के विकास के कार्य की शुरुआत शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.56% हो गई है। 79,17,373 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं।
कोविड रोगियों की संख्या 11 दिन से लगातार 6000 से नीचे बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामलों में 2992 की कमी आने से रोगियों की संख्या घटकर 5,09,673 रह गई है। एक रिपोर्ट। लगातार दूसरे दिन संक्रमण के मामले 50,000 के नीचे रहे। कोविड से संबंधित सावधानियों के लिए चलाए गए जन आंदोलन की सफलता के कारण नए मामले लगातार कम हो रहे हैं। ठीक होने वालों की संख्या 37वें दिन भी नए मामलों की तुलना में कम रही। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के करीब 48,405 लोग संक्रमण से ठीक हुए। देश में इस समय संक्रमण के सक्रिय मामले लगभग 5,09,000 हैं। देश में संक्रमण की दर घटकर 7.19% हो गई है। महाराष्ट्र में एक दिन में 8,232 लोग संक्रमण से ठीक हुए। केरल में 6,853 लोग और दिल्ली में 6,069 लोग कल संक्रमण से स्वस्थ हुए। कल देश भर में कोविड संक्रमण के 8,35,401 नमूनों की जांच की गई। सुपर्णा सेकिया के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति तथा इस बारे में बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में 9 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक कर रहे हैं। इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, मास्क का ठीक प्रकार से इस्तेमाल करना है सबको। 2 गज की दूरी हर समय बनाकर रखनी है। हाथ को साबुन से, पानी से सैनिटाइज करके रखना है। धोते रहना है। अपने रेस्पिरेटरी एटिकेट्स का ख्याल करना है। ये फेस्टिवल्स का समय है। कड़क सर्दी पड़ती है, वो वाले महीने भी आने वाले हैं और रेस्पिरेटरी वायरस है। रेस्पिरेटरी वायरस के ज्यादा विंटर्स में फैलने की संभावना होती है। बैठक में राज्यों की ओर से कोविड संक्रमण से निपटने की रणनीति प्रस्तुत की गई। कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये बैठक आयोजित की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संक्रमण के 79% नए मामले 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रित हैं। भारत में संक्रमण के नए मामलों की संख्या लगातार कम हो रही है, परंतु केंद्र और राज्य सरकारों का पूरा ध्यान संक्रमण की जांच बढ़ाने पर स्थिर है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण के 891 नए मामले आने से कुल रोगियों की संख्या लगभग 1,77,000 हो गई है। कल 11 लोगों की मौत के साथ ही राज्य में इस महामारी से 3,028 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार 688 कोरोना वायरस रोगियों को कल स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी मिल गई। इसके फलस्वरूप प्रदेश में अब तक 1,66,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब 7,928 सक्रिय मामले हैं। राज्य में कल 28,000 से अधिक परीक्षण किए गए थे। वहीं अब तक लगभग 31 लाख परीक्षण किए जा चुके हैं। अब राज्य में केवल भोपाल में ही प्रतिदिन 200 से अधिक मरीज मिल रहे हैं, जबकि शेष जिलों में प्रतिदिन मिलने वाले नए रोगियों की संख्या 50 से कम हो गई है। वहीं आम लोगों की सुविधा के लिए राज्य में 711 फीवर क्लिनिक भी संचालित किए जा रहे हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के 857 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोविड मामले बढ़कर 2,51,188 हो गए हैं। कल 1,504 से अधिक लोगों के ठीक होने पर स्वस्थ होने की दर 91.79% हो गई है। राज्य में संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 2,30,568 हो गई है। राज्य के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन में बताया गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 4 और लोगों की मृत्यु होने से इस वायरस से मरने वालों की कुल संख्या 1,381 हो गई है। राज्य में इस समय लगभग 19,000 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 16,000 से अधिक लोग घर पर रहकर उपचार करा रहे हैं। बृहन मुंबई नगर निगम ने कोविड महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए दीपावली के दौरान पटाखे जलाने पर रोक लगाने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि पटाखों के धुएं से कोविड रोगियों की परेशानियां बढ़ सकती हैं, जिसे देखते हुए नगर निगम ने दिवाली के दौरान निजी और सार्वजनिक परिसरों में पटाखे जलाने पर पाबंदी लगा दी है। बृहन मुंबई महानगर निगम ने मुंबईकरों से अपील की है कि वे आत्म अनुशासन दिखाएं और बिना पटाखों के दिवाली मनाएं, क्योंकि प्रदूषण कोविड-19 मरीजों की तकलीफें बढ़ा सकता है। लक्ष्मी पूजन के दौरान केवल निजी परिसरों में सीमित तरीके से हल्के पटाखे जलाने की अनुमति होगी। हालांकि नागरिकों को आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है और हल्के पटाखे जलाते समय सैनिटाइजर से बचने की चेतावनी दी गई है। घर में प्रवेश करने वाले सभी लोग हाथ, पैर और चेहरे को अच्छी तरह
से धो ले, ये सुनिश्चित करने के लिए दिवाली के दौरान दरवाजे के सामने रंगोली बनाते और दिया रखते हुए दरवाजे के पास पानी और साबुन से भरी बाल्टी रखने के लिए महानगर निगम ने कहा है। दिवाली के दौरान किसी भी तरह के सामाजिक मेलजोल से बचने का सुझाव भी महानगर निगम ने दिया है। साथ ही यदि आवश्यक हो तो ही लोगों को कम भीड़भाड़ वाली जगहों पर खरीदारी के लिए जाने की सलाह दी है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पटाखों की बिक्री के लिए जारी किए गए सभी लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। पुलिस ने कहा है कि आगे की कार्रवाई राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के आधार पर होगी। दीपावली से पहले दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के कई हिस्सों में अवैध रूप से बेचे जा रहे 593 किलोग्राम से अधिक पटाखे जब्त किए हैं। इस संबंध में 7 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने पटाखे दागने के सिलसिले में भी 8 मामले दर्ज किए हैं और 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण और कोविड-19 मामलों को देखते हुए 30 नवंबर तक दिल्ली में सभी प्रकार के पटाखों की खरीद, बिक्री और जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध भी लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी में आज सवेरे वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज सवेरे 7 बजे शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 461 दर्ज किया गया। 201 से 300 के बीच सूचकांक को खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच सूचकांक गंभीर माना जाता है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली सफर का अनुमान है कि आज वायु की गुणवत्ता गंभीर से बहुत खराब श्रेणी के बीच बनी रहेगी। सफर ने लोगों से कहा है कि अगर उन्हें किसी भी प्रकार की असामान्य खांसी, छाती में जकड़न, सांस लेने में परेशानी या थकान महसूस होती है तो वे आराम करें और शारीरिक श्रम से बचें। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड महामारी से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए 12 सदस्यों के कोरोना वायरस कार्यदल के गठन की घोषणा की है। कोरोना वायरस से अमेरिका में लाखों लोग संक्रमित हुए हैं और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को व्यापक नुकसान हुआ है। जीत के बाद डेलावेयर में विल्मिंगटन में अपने भाषण में श्री बाइडेन ने कहा कि वे इस महामारी के खिलाफ जंग में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। On Monday, I will name a group of leading scientists and experts as transition advisors to help take the Biden-Harris COVID plan and convert it into an action blueprint that will start on January 2021. That plan will be built on bedrock science. It will be constructed out of compassion, empathy, and concern. अमेरिका में कोविड से 98 लाख लोग संक्रमित हुए हैं और 2,37,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर ए.के. वार्ष्णेय ने उच्चतर कक्षाओं के विद्यार्थियों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए सतर्क और जागरूक रहने के साथ सावधानी बरतने की सलाह दी है। बड़ी क्लास के बच्चे हो रहे हैं, खासतौर से 9 से लेकर 12 के, कुछ सावधानियां रखना बहुत जरूरी है। जो ऐसे बच्चों के स्कूल हैं वो सबको एक साथ ना बुलाया जाए। कुछ क्लासेस जो है वो मॉर्निंग में की जाए, कुछ लोगों को शाम को किया जाए। प्लस स्कूल में भी जैसे जो डिस्टेंस, अगर बच्चों के बीच में जैसे एक क्लास में कुछ कम बच्चे रखे जाएं, को दूसरी क्लास में किया जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ पालन हो सके। हर बच्चे को जो टीचर है उनकी ये जिम्मेदारी हो, हर बच्चे को देखें कि वो मास्क लगा के बैठा हुआ है। स्कूल जो है वहाँ पे कोई अपना टनल टाइप की जैसे यूवी टनल बना सकते हैं तो वो सामान जो है यूवी टनल से भेजा जा सकता है, वो सैनिटाइज हो सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से स्थानीय वस्तुओं के साथ दीपावली मनाने की अपील। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी।
देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर बढ़कर 92.56% हुई। बिहार में विधानसभा चुनाव की वोटों की कल होने वाली गिनती के लिए व्यापक प्रबंध किए गए और 15वें वित्त आयोग ने 2021 से 26 की रिपोर्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपी। बिहार विधानसभा चुनाव की वोटों की गिनती के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। मतगणना कल होगी। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के उपचुनाव की गिनती भी कल ही की जाएगी। 243 सदस्यों की बिहार विधानसभा के लिए चुनाव 3 चरणों में 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को कराए गए थे। राज्य के 38 जिलों में 55 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। 414 मतगणना केंद्र भी तैयार किए गए हैं। प्रत्येक मतगणना केंद्र में सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए 7 से ज्यादा मतगणना टेबल लगाने की अनुमति नहीं होगी। निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 को देखते हुए इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। बाधा रहित मतगणना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक बूथ पर अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बिहार के अपर मुख्य चुनाव अधिकारी बाल मुरुगन डी ने बताया कि सभी सीटों के लिए मतगणना सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी। काउंटिंग के लिए सारी तैयारी चल रही है। 3 टियर व्यवस्था की हुई है अभी स्ट्रांग रूम्स का प्रोटेक्शन के लिए। काउंटिंग के दिन भी पर्याप्त व्यवस्था किया हुआ, क्योंकि काउंटिंग के दिन कैंडिडेट्स का एजेंट आते हैं, काउंटिंग एजेंट्स, वो लोग अंदर आके देते हैं, इसलिए पूरा व्यवस्था किया हुआ है। 8 बजे से प्रारंभ किया जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ बूथ्स बड़ा है। जो 14 टेबल का व्यवस्था की गई है एक विधानसभा के लिए, तो कुछ समय लग सकता है क्योंकि राउंड्स ज्यादा होगा। मणिपुर में काकचिंग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक मयमलंबम रामेश्वर सिंह को आज पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। 2017 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस के वाई सुरचंद काकचिंग विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे, लेकिन भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले मयमलंबम रामेश्वर ने मणिपुर उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की थी। न्यायालय ने वाई सुरचंद्र के निर्वाचन को निरस्त करार दिया और मयमलंबम रामेश्वर को काकचिंग विधानसभा क्षेत्र का विधायक घोषित किया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के प्रधान संपादक और न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख से बातचीत की। राज्यपाल ने श्री देशमुख से कहा कि अर्नब गोस्वामी के परिवार को उनसे मिलने और बातचीत करने की अनुमति दी जाए। मध्य प्रदेश में भोपाल जिले के बारखेड़ी इलाके में एक मकान की मरम्मत के समय छत के गिरने से 4 बच्चों की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। इस घटना के बाद भोपाल के कलेक्टर ने ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन की खुदाई पर रोक लगा दी है। जिला प्रशासन के अनुसार मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। असम में शिक्षा विभाग की ओर से आज से लगभग 70 लाख विद्यार्थियों के लिए आधार पंजीकरण अभियान शुरू किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अभियान में 66,133 स्कूलों के छात्रों का आधार पंजीकरण कराया जाना है। असम में आधार नामांकन अभियान में 6 से 8 वर्ष की आयु के सभी सरकारी और निजी स्कूली छात्र शामिल होंगे। अब आगे से सभी छात्रों को केवल स्कूलों में आधार नामांकन प्रक्रिया करनी होगी। सभी उपायुक्त और सचिव अनुसूची वाले जिलों के प्रमुख सचिव अपने अपने जिलों में इस निःशुल्क आधार पंजीयन अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। गुवाहाटी में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव वी कल्याण चक्रवर्ती ने कामरूप एकेडमी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। यह अभियान अगले साल मार्च तक पूरा होने की उम्मीद है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। 15वें वित्त आयोग ने 2021 से 2026 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपी। वित्त आयोग के अध्यक्ष एम.के. सिंह ने आज राष्ट्रपति से मुलाकात कर ये रिपोर्ट सौंपी। ये रिपोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों, स्थानीय प्रशासन, पिछले वित्त आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों, वित्त आयोग की सलाहकार परिषद और विशेषज्ञों तथा जानी मानी शैक्षिक संस्थाओं और बहुपक्षीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार की गई है। वित्त आयोग रिपोर्ट की एक प्रति प्रधानमंत्री को भी सौंपेगा। केंद्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट को संसद के पटल पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई,
संबंधी रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करेंगी। 15वें वित्त आयोग का गठन नवंबर 2017 में श्री एन.के. सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। आयोग के अन्य सदस्यों में श्री अजय नारायण झा, प्रोफेसर अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी और डॉक्टर रमेश चंद शामिल हैं। भारत ने सूडान को राज्य प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों की सूची से हटाए जाने और इजरायल के साथ उसके संबंध सामान्य होने का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सूडान के साथ भारत के संबंध ऐतिहासिक और बहुत खास हैं, जिनकी बुनियाद साझा मूल्यों और दोनों देशों के लोगों के बीच घनिष्ठ आपसी संपर्क में निहित है। भारत ने सूडान की सरकार और वहां के लोगों को जूबा शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने पर शुभकामनाएं दी हैं। भारत ने आशा व्यक्त की है कि इन सकारात्मक घटनाक्रमों से लोकतांत्रिक बदलाव को बढ़ावा मिलेगा और सूडान में विकास, शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता लाने में मदद मिलेगी। इजरायली पर्यटकों को संयुक्त अरब अमारात ले जा रहा पहला विमान कल शाम दुबई पहुंचा। ये दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य होने का नया संकेत है। फ्लाई दुबई ने इस महीने के अंत तक तेल अवीव के लिए अपनी उड़ानें शुरू करने की योजना बनाई है। कल की उड़ान को व्यावसायिक उड़ान बताया गया है। प्रसिद्ध लेखक और गुजराती स्तंभकार फादर कार्लोस गोंसालेस वालिस एसजे का आज निधन हो गया। उन्हें फादर वालिस के नाम से भी जाना जाता है। वे 95 वर्ष के थे। उन्होंने स्पेन में अंतिम सांस ली। स्पेन में जन्मे फादर वालिस गुजरात में गणित के शिक्षक थे। उन्होंने गुजराती, अंग्रेजी और स्पेनिश में व्यापक लेखन कार्य किया। उन्होंने कई गणितीय अवधारणाओं का गुजराती में अनुवाद किया और उनके लिए शब्द गढ़े। उत्तराखंड आज अपना 20वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने इस अवसर पर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर वहां के निवासियों को बधाई दी है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कामना की है कि उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाइयां छूता रहेगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की धुंध छाई रही। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुंबई में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चेन्नई में बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 23 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। तापमान 19 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में आसमान साफ रहने के आसार हैं। तापमान 12 और 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। श्रीनगर में भी आसमान साफ रहेगा। हालांकि शाम तक हल्के बादल छा सकते हैं। न्यूनतम तापमान 0 से 1 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ और अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में भी आसमान साफ रहेगा। हालांकि दोपहर बाद या शाम तक आंशिक बादल छा सकते हैं। न्यूनतम तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। गिलगित में आसमान साफ रहने की संभावना है। शाम तक बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 0 से 1 डिग्री नीचे और 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहने की संभावना है। शाम तक हल्के बादल छा सकते हैं। तापमान 10 डिग्री और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। देहरादून में तापमान 11 और 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। चंडीगढ़ में शाम तक आंशिक बादल छा सकते हैं। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। हैदराबाद में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। शहर में धुंध के साथ बादल छाए रहेंगे। अहमदाबाद में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। पटना में आसमान साफ रहेगा। तापमान 15 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से स्थानीय वस्तुओं के साथ दीपावली मनाने की अपील। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर बढ़कर 92.56% हुई।
बिहार में विधानसभा चुनाव के वोटों की कल होने वाली गिनती के लिए व्यापक प्रबंध किए गए और 15वें वित्त आयोग ने 2021-26 की रिपोर्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।